नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में स्वागत है आप सभी का। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम लोन रिकवरी या कर्ज वसूली के बारे में बात करेंगे और आपको इससे जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। क्रेडिट कार्ड, होम लोन, कार लोन आदि के लिए कई लोग ईएमआई भरते हैं। कई बार ईएमआई भरने में चूक हो जाती है। ऐसे में बैंक वसूली एजेंट भेजती है। वसूली एजेंटों की सख्ती के कारण कई कर्जदारों ने आत्महत्या तक कर ली है, लेकिन देनदार के भी कई अधिकार हैं और कोई भी रिकवरी एजेंट उसे प्रताड़ित नहीं कर सकता। ईएमआई के संघर्ष से हर मध्यम वर्गीय परिवार जूझता रहा है। कभी वसूली एजेंट का भी सामना होता है। इससे अधिकांश लोग घबरा जाते हैं, लेकिन एक उपभोक्ता के तौर पर आपके पास अधिकार है बैंकों के करोड़ों रुपए का लोन डिफॉल्टर करने वाले विजय माल्या पर कार्रवाई के लिए। भले ही बैंक छटपटा रहे हों, लेकिन यदि आप कुछ हजार रुपए के डिफॉल्टर्स हैं तो बैंक के रिकवरी एजेंट कर्ज चुकता करने के लिए दबाव डालते हैं। वहीं कई बार लीगल नोटिस और कुर्की की धमकियां भी दी जाती है। बैंक का कर्ज डिफॉल्ट करने से बैंक तुरंत आप पर कार्रवाई नहीं कर सकता। डिफॉल्ट करने पर बैंक को एक निर्धारित प्रोसेस का पालन करना होता है। बकाया रकम की वसूली के लिए आपकी एसेट्स पर कब्जा करने से पहले आपको लोन चुकाने का समय देना होता है। आपको एक देनदार के रूप में कुछ अधिकार हैं। उन अधिकारों को जानने से आपको मदद मिलेगी कि एक वसूली एजेंट से किस तरह से आप निपट सकते हैं। ये ना भूलें कि बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण है और वो अपनी बकाया रकम की वसूली के लिए साहूकारों की तरफ से व्यवहार नहीं कर सकते। ये तो थी कर्ज वसूली से जुड़ी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ आदित्य सरीन। आप कर्ज वसूली से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612797। इसके अलावा 012061279768। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके कर्ज वसूली से जुड़ी कानूनी जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए, हमारे साथ हमारे खास मेहमान आज के जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लोन रिकवरी की जब हम बात कर रहे हैं तो लोन रिकवरी या कर्ज वसूली की जो कानूनी परिभाषा है वो क्या है? लोन रिकवरी की जो डेफिनेशन है, लोन रिकवरी की डेफिनेशन एक्चुअली है नहीं सारफेसी एक्ट में, डेट की है। तो जो अनपेड पोर्शन ऑफ द लोन होता है उसको मानते हैं डेट। तो जब आप अपना ईएमआई नहीं भर पाते उसको मानते हैं अनपेड डेट। तो अगर आप ईएमआई अपनी 3 महीने या 4 महीने डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लोन विच हैज बीन गिवन टू यू बाय द बैंक, अगर आप वो नहीं दे पाते तब आप डिक्लेयर हो जाते हैं, आपका अकाउंट डिक्लेयर हो जाता है एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। It is only when it is declared as a non-performing asset, then the bank initiates recovery under the SARFAESI Act. बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अगर हम बात करें SARFAESI एक्ट की तो वो क्या होता है और इसके तहत अगर एक कर्जदार को अधिकार क्या मिल पाते हैं, उसके अधिकार क्या रहते हैं? मैडम देखिए, SARFAESI Act is a tool in the hands of the bank to enforce the debt. So SARFAESI एक्ट जो है ना वो बैंक को बहुत वाइड पावर्स देती है टू इन्फोर्स द डेट। सो SARFAESI एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2002। उससे पहले बैंकों की बहुत परेशानी होती थी रिकवरी करने के लिए। वो कोर्ट जाते थे, कचहरी जाते थे, अप्रोच करते थे कि अच्छा जी ये हो गया, सिविल सूट फाइल करते थे। आपको पता है पेंडेंसी इस देश में कितनी ज्यादा है सूटों की। तो इसकी वजह से एक कमेटी बैठी थी और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया SARFAESI एक्ट। नाउ इस एक्ट में अगर आप अपना ईएमआई नहीं दे पाते, जो मैं पहले कह रहा था, और आप एनपीए डिक्लेयर हो जाते हैं, आपका अकाउंट एनपीए डिक्लेयर हो जाता है, तो बैंक आपको एक नोटिस देता है अंडर सेक्शन 30। वो नोटिस आपको 60 डेज का मिलता है और उसमें बैंक आपको बताता है आपका अनपेड अमाउंट कितना है, आपकी जो मॉर्टगेज आपने जमीन करी हो, गाड़ी करी हो, जो भी आपका एसेट हो, वो उसकी डिटेल सारी होती है और उस 60 डेज का आपको टाइम पीरियड मिलता है। अब अंडर द एक्ट आपको ये राइट है कि आप बैंक से ऑब्जेक्शन उठा सके रिगार्डिंग द नोटिस। वो ऑब्जेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे कि मैंने तो कुछ मॉर्टगेज ही नहीं किया,
या मेरे मॉर्गेज पेपर पे साइन नहीं थे, या जो टोटल लोन अमाउंट है वो डिस्पर्स ही नहीं हुआ, तो ऑब्जेक्शंस बड़ी तरीके की होती है डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। फिर पर्सुएंट टू दैट, अगर इट इज कंप्लीटली अप टू द बैंक टू ईदर एक्सेप्ट योर ऑब्जेक्शन और टू रिजेक्ट इट। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वेल एंड गुड, आप नेगोशिएट कर सकते हैं बैंक के साथ कि सॉरी मैं 2 महीने नहीं दे पाया, अब आप इंटरेस्ट करके इतना ले लीजिए, वो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट अगर आपकी ऑब्जेक्शन रिजेक्ट हो जाती है, फिर वो सारफेसी को इन्वोक करके आपकी या बैंक की मतलब जो सिक्योर्ड एसेट है उसकी पोजेशन ले सकते हैं। अगर आप कंपनी हो तो उसकी मैनेजमेंट टेक ओवर कर सकते हैं। तो बैंक के पास में वाइड डिस्पोजल ऑफ ऑप्शंस होता है अंडर सारफेसी एक्ट ऑन अ एनपी। ठीक है आदित्य, कोशिश करेंगे हम बारी बारी से हर एक सवाल का जवाब लें ताकि हर एक पहलू को हम समझ पाएं। बात अब हम करते हैं कर्ज वसूली की। तो कर्ज वसूली की बैंकों में क्या प्रक्रिया रहती है और कितने दिनों की नोटिस से जो कर्ज वसूली है उसकी शुरुआत हो जाती है? मैडम, तो इफ आई कैन जस्ट एक्सप्लेन दिस स्टेप वाइज, अगर आपने 3 महीने अपना ईएमआई नहीं दिया तो आप हो जाते हो एनपीए डिक्लेयर। उसके बाद बैंक आपको नोटिस देता है जिसका पीरियड है 60 डेज, 60, जिसके अंदर आप वो ऑब्जेक्शन फाइल करते हो जो मैं पहले मेंशन कर रहा था। तो ये बैंक का आपके पास 2 महीने और होते हैं बिफोर द बैंक इनिशिएट मेजर्स लाइक टेकिंग ओवर पोजेशन of an immovable property, taking possession of your movable property, taking control of your company, etc., etc. तो 60 डेज होते हैं आपके पास। बिल्कुल, ये तो रही आदित्य जी की क्या पूरी प्रक्रिया है। अगर हम बात करें कर्ज नहीं दे पाने की स्थिति में, तो अगर कोई कर्ज ही नहीं दे पा रहा है तो उस स्थिति में नीलामी के जो नियम हैं वो कानून की नजर में क्या है, क्या नियम कानून है इसमें? तो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि वो एसेट आपका टेक ओवर हो जाता है बाय द बैंक। तो एक बार जब आपका एसेट टेक ओवर हो जाता है, आपका एसेट जाता है ऑक्शन के लिए। ऑक्शन से पहले एक पैनल ऑफ वैल्यूअर्स होते हैं जो बैंक के पास होते हैं, उस पे आपकी जो वैल्यू है ऑफ द एसेट वो डिटरमिन होती है बाय द वैल्यूअर। अब ये जो वैल्यू होती है ये 2 तरीके की होती है। एक होती है आपकी मार्केट वैल्यू, एक होती है आपकी रियलाइजेबल वैल्यू। अब डिफरेंस जी क्या है इसमें कि मार्केट वैल्यू इज, अगर इन हैप्पी सर्कमस्टांसेस आप अपना घर बेच रहे हो और आपको मिले से 100 रुपीज, बट अगर आपका ये बैंकों का चक्कर है तो जो ऑप्शन परचेजर है ही इज वेरी ऑफ दो सर्कमस्टांसेस कि देखो जी जो एसेट है इट्स अंडर लिटिगेशन। तो अगर वो आपका मार्केट वैल्यू 100 रुपए हो तो वो अस्क्राइब कर सकता है 80 रुपए भी या 90 रुपए, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। ओके, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं सिलीगुड़ी से, उनका सवाल ले लेते हैं। क्या सवाल है सर आपका? नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम, मैं जानकारी चाहूंगा, अभी जनवरी में मेरे साथ एक घटना हो गया। तो हुआ क्या, मेरा जो इंश्योरेंस बैंक है, शायद इंश्योरेंस बैंक, हाँ इंश्योरेंस बैंक, तो उसका क्रेडिट कार्ड मेरे पास होता है जिसको मैं कभी यूज भी नहीं किया होता हूँ जी, ठीक है। तो होता है क्या, मेरे सुन पा रहे क्या जी, बोलिए। और क्या होता है कि मैं उसको पिन जनरेट कर रहा था अपने ऐप के द्वारा, मोबाइल में, एंड्रॉइड मोबाइल के ऐप के द्वारा, तो उससे फ्रॉड हो जाता है। वो उधर से बोलता है कि मैं कस्टमर केयर का हेल्प लेता हूँ, तो मतलब कि मुझे पिन जनरेट नहीं हो रहा है इसमें। तो बोला सर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसका देखता हूँ, फिर बाद में आपको हो जाएगा, आप करते रहिए, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं हेल्प कर दूंगा। अब पता नहीं उधर से किसी का कॉल आता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ और मैं उनको OTP देता हूँ और उससे मेरा 49,456 रुपये का मेरा इस कार्ड पे मतलब विड्रॉल हो जाता है पैसा। तो चलिए पूछते हैं कि क्या इनकी समस्या है। आदित्य जी, सवाल आपने समझा होगा, कैसे समाधान निकलेगा? मेरे को थोड़ी सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनका क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुआ है, राइट, और इनको एक बिल आया है, राइट? जी यही पूछ रहे थे वो, यही, हाँ जी। हाँ। तो देखिए जी, इनके पास
बहुत सारी ऑप्शंस हैं। देखो, सबसे पहली तो गुड न्यूज इज दैट वो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, वो डेबिट कार्ड नहीं था, नहीं तो आपके बैंक से सीधा अमाउंट डिडक्ट हो जाता। क्रेडिट कार्ड आपको बिल आप देना चाहो आप दे सकते हो, आप ना देना चाहो आप नहीं दे सकते, राइट, आप चैलेंज कर सकते हो। तो इसमें मैं दो चीजें बोलूंगा। सबसे पहली बात, आप बैंक से बात करिए, विच आई थिंक ही हैज डन, बट ही हैज नॉट गॉट एनी फेवरेबल रिस्पॉन्स। सेकेंडली, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हर बैंक की वेबसाइट पे एक उनका ग्रीवियंस सेल होता है, बिल्कुल, ठीक है। अब आप ग्रीवियंस सेल को आप अप्रोच कर सकते हैं। मोस्टली जितने बड़े बैंक हैं आपके, जैसे कोटक महिंद्रा हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, इनके जो ग्रीवियंस सेल है ये काफी एफिशिएंट भी होते हैं। तो अगर वहां से आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाए, नथिंग लाइक इट। अगर वहां से भी कुछ नहीं हुआ तो एक नोडल एजेंसी होती है कॉल्ड द ओम्बुड्समैन, बैंकिंग ओम्बुड्समैन, ठीक है। ठीक है, तो जो आपका रिस्पेक्टिव बैंकिंग ओम्बुड्समैन है, आप उसको अप्रोच करें। और भी तमाम सवाल देनदार और ईएमआई को लेकर हम पूछ रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे उनका सवाल ले लेते हैं। क्या सवाल है आपका सर? हेलो जी जी, मैं नीरज मोहन जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है मैम। मैं नीरज मोहन यूपी बुलंदशहर से बोल रहा हूँ मैडम। ठीक है, बोलिए, पूछिए, सवाल पूछिए। मैम, मेरे फादर के नाम से किसान क्रेडिट कार्ड था, जो पंजाब नेशनल बैंक से, पहले वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हुआ करता था। लेकिन मेरे पिताजी की 2016 में जून में डेथ हो गई। उसके बाद में मुझे उसके बारे में जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि मेरे फादर एजुकेटेड थे, ग्रेजुएट थे, तो जब तक वो रहे जीवित तब तक वो खुद लेन देन सब कुछ करते थे और सिग्नेचर करते थे, क्योंकि वो ग्रेजुएट थे। लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद में मुझे वहां से सूचना मिली कि आपके नाम से लोन है। मुझे नोटिस आया बैंक का, मैंने उसको रिसीव किया सिंपली, जैसे लोग करते हैं जी। फिर एक दो बार मेरे पास वहां से लोग आते रहे और मुझे बताते रहे कि आपको देना ही पड़ेगा। तो जो मेरे फादर की डेथ के बाद जो हमारी कृषि योग्य भूमि है वो हमारे 4 भाइयों के नाम चली गई जी। तो इसके लिहाज से तो मैडम मुझे वो उसका कोई पता नहीं है कि फादर ने किस किस उसमें खर्च किया, और क्योंकि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज फादर पे थी जब तक वो थे। लेकिन अभी मुझे बैंक की तरफ से कर्मचारी और अमीन वगैरह इस बात के लिए कहते हैं कि यदि आपने नहीं किया तो आपके साथ में लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो मैं इसमें कितना इसका मेरा क्या रोल बनता है और मैं इसमें कितना गुनहगार होता हूँ मैडम? आदित्य जी, क्या हेल्प हो सकती है इनकी? ठीक है, क्या हेल्प की जा सकती है इनकी? देखिए जी, सबसे पहली बात आपको जी जो वो लोन की बात कर रहे हैं, आप बैंक जाके वो कागज लीजिए और समझिए कि कितने का लोन था, कितना दिया, कितना बाकी है। क्योंकि कोई आपको ऐसे वर्बली कुछ बोलता है तो वो, क्योंकि आप किसी की बात नहीं मान सकते। अगर कोई बैंक वाला आपसे, देखो ये हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली ये बहुत प्रॉब्लम है कि गुंडे भेज देते हैं, बाउंसर भेज देते हैं, ये सारा इलीगल होता है। एवरीथिंग इज इलीगल। द ओनली पर्सन हु कैन कम टू योर हाउस इज द बैंक अलॉन्ग विद द पुलिस, दैट इज इफ यू हैव नॉट पेड। तो ये जितने अगर गुंडे और ये बदमाश आते हैं आपके घर पे, आप सबसे पहले पुलिस के पास जाइए और 2 ग्राउंड पे आप क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करिए। ट्रेसपासिंग एंड एक्सटॉर्शन बिकॉज आपको वो फोर्स कर रहा है कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और ट्रेसपासिंग बिकॉज इज एंटर्ड योर हाउस। बट सबसे पहली बात, आप जरा लोन डॉक्यूमेंट अपने हाथ में लीजिए, समझिए कि कितना बचा है। अगर आपके पास लोन डॉक्यूमेंट नहीं है, उससे बहुत मुश्किल हो जाएगा कि पता करना अमाउंट कितना बाकी है, इंटरेस्ट कितना बाकी है, प्रिंसिपल कितना बाकी है, लोन लिया किस लिए था, अगर कोई एसेट मॉर्गेज किया था कि नहीं। तो इट्स अ वेरी हार्ड जॉब टू डिटरमिन। बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा। बाकी के दर्शक भी जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में। आदित्य जी, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछना चाहेंगे कि कर्जदार की प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे लगाई जाती है? मान लें कि अगर कर्जदार को लगे कि उसकी जो संपत्ति है उसकी कीमत कम लगाई गई है तो वो क्या कर सकता है, और क्या रेवोल्यूशन का प्रावधान भी है इसमें? यस मैडम, ये इनफैक्ट हमारी कंट्री में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, कि जो वैल्यूअर होता है, एक अगर एसेट है आपके पास, आप 4 लोगों के पास जाओगे, वो 4 डिफरेंट रिपोर्ट दे सकते हैं। सो इसके लिए थैंकफुली द लॉ सारफेसी एक्ट प्रोवाइड कि अगर आप अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट के साथ खुश ना हो तो आप बीआरटी जो फोरम है उसको आप अप्रोच कर सकते हैं।
और उसमें आप वैल्यूएशन रिपोर्ट भी चैलेंज कर सकते हैं, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन भी चैलेंज कर सकते हैं, सब चैलेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास राइट है, अगर आप खुश ना हो तो आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब कर्ज वसूलने की अगर बात हम करें, जैसे आपने इसका जिक्र भी किया, तो कर्ज वसूलने के लिए बाउंसर भेजना या धमकी या दबाव देना कितना जायज है, और क्या कर्ज वसूली के दौरान प्रताड़ना से बचने के कोई कानूनी प्रावधान भी है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। सबसे पहली बात जो मैं बता रहा था कि जो ग्रीवियंस सेल है, आप उनको अप्रोच करिए। कई बार होता क्या है, ग्रीवियंस सेल वाले आपसे अगर बदतमीजी से बात करें, ओम्बुड्समैन बदतमीजी से बात करे, कोई बात नहीं। अगर आप पुलिस कंप्लेंट फाइल करेंगे बैंक के अगेंस्ट, क्योंकि गुंडागर्दी आप किसी भी फॉर्म में, अगर आपका डेट भी लेजिटिमेट हो, बट गुंडा भेजना इज कंप्लीटली इलीगल। यस, देयर इज अ प्रोसीजर अंडर सारफेसी व्हिच हैज टू बी फॉलोड टू द टी। वो आप डिविएट नहीं कर सकते गुंडा भेज के, तो वो आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और अगर ये गुंडे आए तो आपके पास बहुत टूल्स हैं, आप पुलिस वाले के पास जाइए, आप बोलिए देखो जी ये मेरे घर में ट्रेसपास कर रहे हैं, ये एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, पुलिस विल हैव टू रजिस्टर एन FIR। उसके बाद नहीं होता, देन ऑफ कोर्स देयर आर रेमेडीज अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की आप मैजिस्ट्रेट के पास जाके FIR दर्ज करवा सकते हैं बैंक के अगेंस्ट, जो गुंडे आए उनके अगेंस्ट। तो रेमेडीज बहुत अवेलेबल है। ठीक है, ये तो हुई बैंक से कर्ज की बात। अगर आपसे कोई कर्ज लेता है और पैसे देने में आनाकानी करने लगता है, तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है क्या, और नोटिस कैसे और कब भेजा जा सकता है? देखिए मैडम, बड़ा ही सिंपल सा एक हमारी अनसेड रूल होता है कि जब आप किसी को भी लोन दीजिए तो वो रिटर्न होना चाहिए, सबसे पहली बात। अगर रिटर्न ना हो तो आप PDCs ले लीजिए उनसे। अगर ये भी ना हो तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, एक सिविल सूट फाइल करने की। एक लॉ में प्रोसीजर होता है समरी प्रोसीजर। समरी प्रोसीजर का मतलब होता है कि अगर इट इज एडमिटेड फैक्ट दैट ही हैज टेकन अ लोन, तो अब जब आप समरी सूट फाइल करते हैं उसके 4 से 6 महीने में कोर्ट आपके फेवर में डिक्री पास कर देना चाहिए। Unless of course the other side comes, objects, raises objections, then it becomes a proper civil proceeding. But if it's a clear-cut case of non-payment, तो summary suit should be more than enough. ठीक है, और अगर हम बात करें अपने पैसे की, तो वसूली के लिए विभिन्न जो साधन हैं वो क्या हो सकते हैं, जैसे कानूनी नोटिस, सारांश सूट, ये सब जो है ये किसके तहत आते हैं? ये तो देखिए जी, डिपेंड करता है आपने किसको दिया हो। अगर आपने किसी कंपनी को पैसा दिया हो तो उस मामले में फिर आप NCLT जाके IBC भी इन्वोक कर सकते हैं। बट अगर आपने किसी इंडिविजुअल को दिया हो तो इंडिविजुअल के लिए डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स, एक तो मैंने आपके सिविल सूट की बात बताई, समरी सूट की। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये, एंड दिस हैपेंस इन प्रैक्टिस ऑल्सो, कि आप पुलिस को भी अप्रोच करते हो कि देखो जी मेरे साथ चीटिंग हो गई, मेरे साथ फॉर्जरी हो गई, मेरे साथ कुछ हो गया, क्योंकि कभी सिग्नेचर भी फॉर्ज हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑप्शन बहुत सारी है। व्हाट टू अप्रोच, व्हेन टू अप्रोच, डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स। ठीक है, बिल्कुल, और ये फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं। आदित्य जी, बहुत सारी जानकारी आपने दी दर्शकों को, और बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, और लीगल हेल्पलाइन में आज हमने इसी विषय को लेकर जानकारी साझा की। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।